नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम के इंस्टीट्यूट उज्जैन में। तो पॉलिटी की श्रृंखला में तो आज का जो हमारा वीडियो है मौलिक अधिकार से संबंधित। तो इस वीडियो में जो है हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के और संविधान निर्माताओं ने अपने देश के नागरिकों को किस किस प्रकार के मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तो वीडियो में होगा बहुत कुछ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है ये पहले संविधान में नहीं था। इसका जो कॉन्सेप्ट ये लिया था अमेरिका से। तो कभी प्रश्न आया कि मौलिक अधिकार को कहाँ से ग्रहण किया है, तो अमेरिका से ग्रहण किया है। और दूसरी बात ये है कि इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है मौलिक अधिकारों को, तो ये भी आपको याद रखना है। अब मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में निहित है ना। भाग 3 में 12 से लेके 35 तक। अब कौन कौन से अधिकार है तो ये भी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। फिर अगला है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। फिर जहाँ पे समानता और स्वतंत्र होने के बाद में भी अगर कभी शोषण होता है तो शोषण के विरुद्ध भी हमारे पास में कुछ अधिकार है, तो वो है अनुच्छेद 23 और 24 में। उसके बाद में फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। फिर उसके बाद में संस्कृति और शिक्षा संबंधित कुछ अधिकार, तो वो जो है अनुच्छेद 29 और 30 में। फिर इसके बाद में भी अगर कभी कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो फिर हम उसके बाद में क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक और अधिकार है हमारे पास में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो है ये अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 35 तक निहित है। तो अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बात नोटिस करी होगी तो कि अनुच्छेद 30 के बाद में मैंने सीधे अनुच्छेद 32 लिख दिया। अब एक अनुच्छेद 31 भी होना चाहिए था। तो अनुच्छेद 31 में क्या था, पहले संपत्ति का अधिकार था जो मौलिक अधिकार में शामिल था। लेकिन क्या हुआ, 44वें संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार होने से क्या होता था कि जैसे भारत सरकार जब नई नई बनी थी, मतलब उस टाइम पे देश आज़ादी हुआ था, तो उसके बाद में क्या होता है कि सरकार नए से नए प्रोजेक्ट लाती है, जैसे डैम बनवाना और रास्ते मतलब सड़कों का एक नेटवर्क बिछाना, रेल की पटरियाँ लगाना। तो उसके तहत क्या होता था कि उनको लोगों की ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती थी। तो जैसे सरकार उन पर अधिग्रहण करने की कोशिश करती थी तो लोग उनका करते थे, सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि सरकार जो है हमारी भूमि पर अधिग्रहण कर रही है। तो क्योंकि मौलिक अधिकार था, तो बाद में क्या संसद ने इसमें चेंज करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया। तो अब सरकार जो जब इच्छा हो सरकार की तब आपकी भूमि के ऊपर अधिग्रहण कर सकती है ना। तो मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया। मेन बात आप ये याद रखो कि मौलिक अधिकार में पहले था लेकिन अब नहीं है। और कौन से संशोधन के तहत हटाया, तो 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में हटाया, क्योंकि एग्जाम में आता है। अब मैं आपको अनुच्छेद 12 और 13 भी बता दूं, क्योंकि अपने जो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद चालू हो रहे हैं वो 14 से चालू हो रहे हैं। तो 12 और 13 में क्या है, तो 12 में सबसे पहले राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा से मत आप ये मत समझना कि राज्य में केवल राज्य सरकार शामिल है। राज्य की परिभाषा से हमारा अर्थ है कि राज्य की परिभाषा में राज्य के साथ में केंद्र सरकार भी शामिल है। यहाँ तक कि इनके जितने भी मंत्रालय आते हैं सारे, वो सब भी शामिल है। मंत्रालय के बाद में इनके जितने भी विभाग आते हैं वो सारे विभाग शामिल है। विभागों के साथ में फिर उप विभाग, वो सब शामिल है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े एनजीओ वगैरह सरकारी संस्थाएं या प्राइवेट संस्थाएं ना, वो सब भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून से यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है, तो न्यायालय क्या करता है, ऐसे कानूनों को शून्य घोषित कर सकता है। तो ये कब लिखा है, अनुच्छेद 13 में। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये अनुच्छेद 12 और 13 एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बस आपको याद रखना है कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम हमारे वीडियो को प्रॉपरली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है समानता का अधिकार। ये कायम है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में आता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सब समान है। इसका मतलब ये है कि आपका धर्म कुछ भी हो, आपकी जात कुछ भी हो, आपका मूलवंश कोई भी हो, है ना, सरकार क्या करेगी इस बारे में आपसे भेदभाव नहीं करेगी, है ना। और कानून जो है आपकी नज़र में मतलब कानून की नज़र में आप सब समान हो। भले एक धर्म किसी का ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए कानून अलग है और मुस्लिमों के लिए कुछ कानून अलग है, सबके लिए एक समान कानून है यहाँ पर। तो अनुच्छेद 14 ये करता है। फिर अनुच्छेद 15 की बात करें तो ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव जो है वो अपराध है ना। इसके
के तहत राज्य जो है आपसे धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर करता है तो फिर आप कोर्ट जा सकते हो। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार पाने की आपको मतलब अवसर की समानता होगी। किसी भी कार्यालय में आप रोजगार पाने के लिए इच्छुक हो, लेकिन ये है कि सरकार योग्यता डिसाइड कर सकती है। मतलब जैसे कि सपोज मानिए आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियाँ निकली है, लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो केवल 12th है, तो ऐसा तो ही नहीं कि अब आप मौलिक अधिकार के हनन के चलते कोर्ट में जा सकते हो। राज्य सरकार की सेवाओं या को मतलब केंद्र सरकार की सेवाओं में आपको नौकरी पाने का अधिकार है, लेकिन योग्यता ये दोनों सरकारें मिलकर डिसाइड करेगी। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसके तहत ये है कि छुआछूत जो पहले के ज़माने में चलते थे कि ये नीची कास्ट का है तो उसको टच नहीं करना है, नहीं ऐसा वैसा, तो अब ये अस्पृश्यता अब नहीं रहेगी। लेकिन अगर फिर भी कभी बीमारियों के चलते अगर कुछ अस्पृश्यता हुई, जैसे छुआछूत वगैरह की, जैसे अभी हमने देखा कोरोना के टाइम पे हम एक दूसरे को टच करने में भी घबरा रहे थे, तो ऐसी बीमारी अगर होती है तो फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब जो अनुच्छेद 17 का हनन नहीं होता है। ठीक है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत से मेरा मतलब ये है कि पहले के टाइम पे जैसे गांधी जी है तो गांधी जी को बाबू कहते हैं। फिर हमारे क्या बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको चाचा जी कहते हैं। और भगत सिंह को शहीद आजम कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि उनके पास थी। तो ये जो उपाधि है 1950 के बाद में जितने भी भारतीय नागरिक है, अब ये ऐसी उपाधि ना खुद को ले पाएंगे ना खुद से दे पाएंगे, और उनकी उपाधि मान्य नहीं होगी। तो मान्य होगी तो केवल दो उपाधियाँ, एक तो शैक्षणिक उपाधि जो डॉक्टरेट की चलती PhD लेवल की, और दूसरी जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह ये सब की उपाधि, ये केवल सरकार दे पाएगी आपको। तो बाकी ये दोनों तीनों ही मान्य है, बाकी की जितनी भी उपाधि पुरानी से चलती आ रही वो सब अब बैन है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अब ये क्या है? तो अनुच्छेद 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आज़ाद है भारत में। जैसे उसको भाषण देने की स्वतंत्रता है, वो चाहे तो किसी के ऊपर भी कुछ भी भाषण दे सकता है, बस ये है कि उसके भाषण से किसी और को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में उसको सभा बनाने की स्वतंत्रता है। सभा मतलब वो खुद की सभा बना सकता है। फिर सी के 19C के तहत संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे कि कोई सा भी यहाँ पे बहुत सारे संगठन है भारत देश में, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। फिर आंदोलन करने की स्वतंत्रता, जैसे अभी कृषि कानून पारित हुए थे तो किसान सारे वहाँ पे बैठ गए थे धरने पर, है ना, तो आंदोलन की स्वतंत्रता भी मिलती है। फिर उसके बाद में निवास स्थान की स्वतंत्रता। निवास स्थान की स्वतंत्रता मतलब आप भारत देश में कहीं पे भी अपना घर बना सकते हो, घर खरीद सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो। फिर जी में आता है पेशा, प्रोफेशन, मतलब अगर आपको IAS बनना है या IPS बनना है तो आपका प्रोफेशन है वो, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। किसी के बहकावे में आके काम धंधा नहीं कर सकते, है ना। आपकी जो इच्छा हो आप वो कार्य कर सकते हो। अब आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने E के बाद में सीधे G लिख दिया, F कहाँ गया? तो F में था संपत्ति रखने का अधिकार, और अब वो इसके तहत क्या करते थे, लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा करने लग गए थे तो उसको हटा दिया फिर बाद में। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के विषय में संरक्षण, जिससे कि कोई भी व्यक्ति है अगर उसके ऊपर किसी चीज़ का चार्ज लगा है, जैसे क्रिमिनल हुआ, तो वो खुद के विरोध में गवाही नहीं दे पाएगा, मतलब खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे पाएगा। वो अगर दे भी देता है तो उसकी गवाही मान्य नहीं होगी। एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा है। जैसे कि उसने 3 मर्डर कर दिए तो उसको फांसी की सजा हुई, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको 3 मर्डर के लिए 3 बार ऊपर चढ़ाया जाएगा फिर वो लटकाया जाएगा, ऐसा नहीं। अगर 3 मर्डर करेगा तो भी एक फांसी होगी, और एक मर्डर करेगा तो भी एक ही फांसी होगी ये। और उस समय के कानून के हिसाब से सजा, इसका मतलब ये है कि जैसे भारत में किसी दो सिद्ध व्यक्ति को अगर मतलब जान से मारने का अधिकार है तो वो केवल फांसी के माध्यम से मारा जा सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा कानून नहीं है। और फिर आपके दिमाग में ये भी चला होगा कि हमने तो देखा कि थोड़े दिन पहले इनकाउंटर हुआ किसी का, तो इनकाउंटर एक अलग चीज़ हो गई, वो आत्मरक्षा की बात होती है, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। फिर अनुच्छेद नंबर 21 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल लेने का अधिकार है, स्वच्छ भोजन ग्रहण करने का अधिकार है, स्वच्छ हवा में रहने का अधिकार है,
और यहाँ तक कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार है। इसका मतलब व्यक्ति चाहे तो उसकी इच्छा से जो कपड़े पहनना चाहे पहन सकता है, उसकी मर्जी से जो खाना खाना चाहता है जो खा सकता है, कहीं पे भी रह सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में ही आता है। इंटरनेट चलाने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब अनुच्छेद 21 का, ये पहले संविधान में नहीं था, इसको क्या करा, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। अब इसमें क्या है, तो इसमें ये 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा इनका मौलिक अधिकार है। अगर किसी बच्चे के मम्मी पापा इतने सक्षम नहीं कि उनको पढ़ा नहीं पाए, लेकिन बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि हमको शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 की उनकी उम्र है, तो राज्य सरकार उनके लिए फ्री में पढ़ाई स्टार्ट करवाएगा, मतलब उनकी किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा के। फिर अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी में संरक्षण। गिरफ्तार अगर कभी आपको कर लिया जाता है तो आपके मतलब गिरफ्तार होने के बाद में भी आपके पास में 3 अधिकार है। सबसे पहला अधिकार ये है कि पुलिस से आप कारण जान सकते हो कि हमको अरेस्ट क्यों किया, हमको कारण बताइए। फिर दूसरा ये है कि अगर आपने उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर रखा है, मतलब थाने में, तो आप पुलिस वालों से कह सकते हो कि हमको एक बार मोबाइल पे बात करना है हमारे पेरेंट्स से या हमारे वकील से। और तीसरा अधिकार ये है कि भले आप कितना भी बड़ा जुल्म क्यों नहीं करा हो, आपको आपका मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 का। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें जो तीसरा भाग है वो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये जो है अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है सबसे पहले अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती है ना, इंसानों को खरीदना बेचना, और उसमें बच्चे भी आ गए, उसमें लड़कियां भी आ गई, है ना। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, जो जबरदस्ती काम करवाया जाता है व्यक्तियों से, है ना, और जबरन श्रम और बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी मतलब ये होता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जमींदार लोग दासों को खरीदते, तो मतलब दास को बंधुआ मजदूरी समझ लो आप। तो ऐसे अगर कानून अभी आज की तारीख में चलते आते या फिर किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा व्यवहार होता है, तो वो मौलिक अधिकार के हनन के चलते किसी के ऊपर भी केस कर सकता है। तो अनुच्छेद 23 इस चीज़ की परमिशन देता है। फिर अनुच्छेद 24 की बात करें तो वो कहता है कि 14 से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम प्रतिबंधित है। पहले आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो है बड़ी बड़ी होटल पे या ढाबों पर प्लेट धोते थे, बर्तन धोते थे, है ना, चाय वाय के कप वप देते थे। तो अनुच्छेद 24 के तहत अब इनको क्या, 14 से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम प्रतिबंधित है। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाक से ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये चौथा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो है ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को, प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म को मानने, उसके अनुरूप आचरण करने एवं प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो मुस्लिम, उसको उसके धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। उसके अनुसार कपड़े पहनने, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बाबा लोग भगवा कलर के कपड़ों में घूमते हैं, तो अपने उसके अनुरूप आचरण कर सकते हो आप लोग, है ना। और उस प्रचार प्रसार के करने की भी आपको स्वतंत्रता है, भले कोई सा भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध कोई सा भी। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। आप देखो, जहाँ पे धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन मतलब आप चाहो तो सभाएं आयोजित करवा सकते हो, भंडारा आयोजित करवा सकते हो, तो इस सब की आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 से आपको अधिकार देता है। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो फिर आपके मन में सवाल आता होगा कि कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे हमसे पैसे लिए जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। जैसे आप उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात करो तो 250 रुपये लिए जाते हैं एक रसीद के, है ना, दर्शन कराने के नाम से। तो वो शुल्क एक अलग चीज़ हो गई और टैक्स अलग चीज़ हो गई। तो वो जो लिया जाता है आपसे शुल्क ली जाती है। वैसे देखो, लेना तो नहीं चाहिए, बाकी खैर मैनेजमेंट के लिए लेते हैं आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में है अनुच्छेद 28। अभी अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य निधि के बिना आदेश किसी भी सरकारी संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब कभी आपने देखा है कि अपने आपके स्कूल में आपको पूरी बाइबल पढ़ा दी हो, या कुरान पढ़ा दी हो, या रामायण या महाभारत पढ़ा दी हो। तो अनुच्छेद 28 के तहत यह है कि राजनिधि के बिना आदेश के बाद में किसी भी सरकारी संस्थान हुई तो उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
फिर जो हमारा पांचवा पार्ट है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। ये जो है ना अनुच्छेद 29 में वर्णित और ये अल्पसंख्यकों के लिए, जिनकी संख्या भारत में थोड़ी कम है उनके लिए, जैसे कि मुस्लिम हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कैसे होगा। जिनके हितों का संरक्षण तो वैसे होगा कि अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट संस्कृति है ना, भाषा या लिपि, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार इनको प्रदान करता है। मतलब जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को सुरक्षित रख सकता है और उनका संरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 29 उनको ये अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 की बात यह है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान बनाएं और संचालित करें। अनुच्छेद 30 को शिक्षा अधिकारों का चार्टर भी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम बच्चे जो छोटे होते हैं तो वो मदरसे में पढ़ने जाते हैं, तो वो अल्पसंख्यक है तो उन्होंने अपना शिक्षण संस्थान बना रखा है। अब आपके मन में एक सवाल भी आएगा, क्या हिंदू ऐसा संस्थान बना सकते हैं कि नहीं, जैसे गुरुकुल पुराने ज़माने में चलते थे? तो बिल्कुल उनको अधिकार है बनाने का, पर पता नहीं क्यों नहीं बनाते वो लोग। ठीक है, तो 29 और 30 में क्या अल्पसंख्यकों के लिए ये अधिकार है, और 29-30 का अधिकार आप देख लो एक बार, है ना। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, और अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक जो है अपना खुद का शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। अब छठा जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। इतने सारे मौलिक अधिकार होने के बाद में भी फिर भी कभी किसी अधिकार का अगर हमारे हनन होता है, तो अब हम कौन से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में वर्णित है। भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। इसका प्रश्न पूछा था एक बार एमपीपीएससी ने, तो याद रखना आप लोग। अभी इसमें अनुच्छेद 32 से कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार से रीट जारी कर सकता है। रीट मतलब होता है लेख। लेख मतलब एक श्वेत पत्र पर उनकी हैंड मतलब टाइप करवा के उनके सिग्नेचर से एक लेख जारी कर सकते हैं। अब वो लेख कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सबसे पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना। जैसे सपोज मानिए आप लोग कि कोई व्यक्ति है, अब उसको पुलिस वालों ने बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया और उसको कारण भी नहीं बता रहे, यहाँ तक कि उसके अपने घर वालों से बात भी नहीं करवा रहे पुलिस वाले। तो ऐसे मामले में क्या होता है कि उसके पेरेंट्स अगर कोर्ट जाके बोल दे तो 24 घंटे के भीतर है ना पुलिस वालों को उसको कैसे भी करके कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। लेकिन आवागमन मतलब आने जाने का समय इसमें नहीं गिना जाएगा, है ना। तो 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना, ये क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर दूसरा है हमारा इसी क्रम में परमादेश लेख। परम आदेश का संधि विच्छेद करोगे तो उसमें आएगा परम और आदेश, है ना। अब इस रीट का उपयोग अदालत द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा है। जैसे कि कोई सरकारी अधिकारी है या कर्मचारी है, अब वो क्या कर रहा है, वो उसका कर्तव्य नहीं निभा पा रहा, मतलब अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कोर्ट जो रहती है लेख जारी करती है सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ। तो ये होता है परमादेश लेख। फिर अगला इसी क्रम में हमारा प्रतिषेध लेख। अब प्रतिषेध लेख ये होता है कि इसका मतलब निषेध या प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना। जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि कोई बिल्डिंग टूट रही होती है, किसी व्यक्ति का घर टूट रहा होता है, तो वो कोर्ट से जाके स्टे ले आता है कि अब मतलब आप लोग हमारा सरकारी कर्म अधिकारियों को बोलते हैं कि देखो अब आप हमारा घर नहीं तोड़ सकते, हमारे पास में इसका स्टे ऑर्डर है। तो प्रतिषेध लेख मतलब वही होता है, इसका अर्थ होता है मना करना, है ना। वो स्टे जो होता है ना वही होता है प्रतिषेध लेख। फिर अगला है हमारा उत्प्रेषण लेख। अब ये क्या है, तो उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट या निम्न मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको आदेश दे सकते हैं कि वे या तो उनके पास में लंबित मामले, जो मामले वो उनसे फैसले लिए नहीं जा रहे, तो ऐसे मामलों को अपने पास में या तो स्थानांतरित कर दें या किसी मामले में उनके आदेश को रद्द कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केस ऐसे रहते जो क्या छोटी अदालतों से सोल्व नहीं होते, लेकिन वो महत्वपूर्ण होते, तो ऐसे केसों को ना जो बड़ी अदालतें होती है उनके पास में
तुरंत बुलवा लेती है। तो उत्प्रेषण लेख ये होता है। फिर उसके बाद में अगला है इसी क्रम में हमारा अधिकार परीक्षा लेख। यह लेख न्यायालय द्वारा किसी भी अधिकारी को अपने कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य करने पर दिया जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको ऐसा देता हूँ, जैसे कि सपोज मानिए किसी जिले का कोई एसपी है। अब वो क्या कर रहा है, उसके काम के साथ साथ तो है ना, वो साथ में कलेक्टर के काम में भी हस्तक्षेप कर रहा है। तो कलेक्टर अगर कंप्लेन कर देता है ना, तो उसको कोर्ट द्वारा अधिकार परीक्षा लेख जारी हो जाता है। या फिर कोई कलेक्टर है जो किसी एसपी के काम में हस्तक्षेप कर रहा है, तो भी अधिकार परीक्षा लेख जारी हो सकता है। तो ऐसे करके 5 प्रकार से क्या होता है, कोर्ट जो है रीट जारी करते हैं। अब इसके बाद में अनुच्छेद 33 पढ़ते हैं हम। तो अनुच्छेद 33 कहता है मौलिक अधिकारों को सीमित या युक्तियुक्त प्रबंधन किया जा सकता है, जिससे सेना के सशस्त्र बलों के। इसका मतलब ये होता है कि अब जैसे कोई व्यक्ति है ना, रात को 10 बजे बाद में डीजे बजा रहा है उसके घर, मतलब बहुत तेज आवाज़ में। तो इससे क्या हो रहा है कि आप सभी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। तो आप लोग फिर पुलिस को फ़ोन लगाओगे कि सर हमारे घर के बाहर कोई डीजे बजा रहा है, बंद नहीं कर रहा है। पुलिस आके उस व्यक्ति को समझा जाएगी, चलो ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि सेना जो रहती है, भारतीय सेना, उनको चौबीसों घंटे वहाँ पे सरहद पे, मतलब 24 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ एक ड्यूटी के टाइम पे मतलब 12 से 15 घंटे उनको सरहद पे खड़े रहना पड़ता है ना। दूसरी बात फिर क्या, उनको सोने का टाइम बहुत कम मिलता है। सुबह 4 बजे उनको ट्रेनिंग के लिए जगा दिया जाता है। तो ऐसे में तो उनका भी बहुत सारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो वो कोर्ट थोड़ी जा सकते, क्योंकि उनके जो मौलिक अधिकार रहते हैं ना, उनका युक्ति युक्त प्रबंधन रहता है, मतलब एक मैनेजमेंट होता है ना। और वो दूसरी बात वो है कि ड्यूटी में रहते हैं, तो उनके मौलिक अधिकार यहाँ पे लागू नहीं होते, है ना। तो इसमें यह याद रखना है। अनुच्छेद 33 ये कहता है। अनुच्छेद 34 की बात करें तो मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी जाती है। इसका मतलब है कि कभी भी देश का किसी अन्य देश से अगर युद्ध होता है, या फिर अंदर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ होती है, आतंकवादी हमले होते हैं, है ना। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। केवल 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो बंद नहीं होते, वो है 20 नंबर का, और अनुच्छेद 21 प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 20 मतलब दोष सिद्धि से संरक्षण, और अनुच्छेद 21 प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बस वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर भी कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल भी आएगा कि अनुच्छेद 35 तो सर ने करवाया नहीं, जबकि लिखा तो था। अनुच्छेद 35 में ये है कि जब भी सरकार चाहे, संसद चाहे, तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है संविधान संशोधन करके। ठीक है। तो बस इतना ही था। तो अब अगली बार किसी अच्छे टॉपिक के साथ में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।